हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम संघ की विधायी के तहत है वो राज्यसभा को देख रहे थे। और कल हमने देखा था कि राज्यसभा का संगठन कैसा है और संविधान में से संबंधित क्या प्रावधान है, इनकी सदस्य संख्या क्या है और सभापति से लेकर उपसभापति तक है देखा था। और सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था, निर्वाचन की पद्धति क्या थी और कितने सदस्यों का है वो निर्वाचित किया जाता है, कितने सदस्यों का है वो मनोनीत किया जाता है और सदस्यों की है वो न्यूनतम योग्यता का है और उनका प्रतिनिधित्व का है वो आधार क्या है, इन सब के बारे में हमने देखा था। और आज हम देखेंगे कि जो इसके राज्यसभा के जो फंक्शंस क्या है उनके बारे में देखेंगे। और ये फंक्शंस अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए लोकसभा से, तो हालांकि उतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में है वो एक दो आर्टिकल है जिसमें राज्यसभा को विशिष्ट है वो अधिकार भी प्राप्त है। और जैसे कुछ बिल में है वो दोनों सदनों की सहमति भी जरूर होती है, तो इसको पूरी तरीके से है वो शक्तिहीन तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकसभा के मुकाबले है वो राज्यसभा को है वो कम शक्तियाँ प्राप्त है। लेकिन इसका इस आधार पर ये नहीं है कि इसका महत्व नहीं है, महत्व इसका भी अपनी जगह, लेकिन लोकसभा के मुकाबले कम है। सबसे पहले देखेंगे कि जो इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो राज्यसभा को है वित्त संबंधित क्या शक्तियाँ हैं, वित्त से संबंधित। दूसरा देखेंगे विधि निर्माण या विधायी से संबंधित क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। और उसके बाद देखेंगे हम कि संशोधन से संबंधित है वो क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है। और उसके बाद देखेंगे जब देश में आपातकालीन स्थिति होती है उस समय है वो राज्यसभा का है वो कौन सी शक्तियाँ है और उसमें उनकी क्या शक्ति है कि उनको कौन सा है वो निर्णय तब तक प्रभाव रहेगा, उसमें सहमति जरूरी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो चार प्रमुख इसके जो कार्य हैं उनके बारे में देखेंगे। और कुछ और अन्य कार्य भी है जिसमें कि राज्यसभा का रोल रहता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। और हालांकि वित्तीय शक्तियों में ज़्यादा है और राज्यसभा के पास में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि इसके तहत अगर वित्तीय शक्तियों के तहत अगर सबसे पहले देखा जाए तो धन विधेयक आता है, यानी इसको बोलते हैं मनी बिल। तो ये बेसिकली है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो इसमें ये होता है कि जब धन विधेयक है वो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आ जाता है, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं होती है। अधिकतम है वो 14 दिन तक है वो बिल राज्यसभा में रहता है, अगर सहमति नहीं दे फिर भी वो पास हो जाता है। हालांकि इसमें है वो संशोधन के लिए कुछ कह सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा करे नहीं करे। तो धन विधेयक में है वो ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना है, अगर कोई अन्य विधेयक है तो वहाँ पे है वो रख सकती है 6 महीने के लिए या कुछ। और कुछ बिल में है वो उसके लिए है वो 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जाता है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में है वो लोकसभा को है ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा अधिकतम है वो 14 दिन तक है वो बिल को रोक सकती है या संशोधन के लिए कह सकती है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा है वो रोक के नहीं रख सकती है। फिर वो है वो दोनों सदनों से वो पारित समझा जाता है। और हालांकि राज्यसभा इससे संबंधित है सुझाव कुछ दे सकती है कि आप इसमें ये संशोधन कर सकते हैं, ये करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है लोकसभा उसको है वो सिफारिश को माने। लेकिन इसको 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती है। तो वित्त विधेयक के संबंध में यानी धन विधेयक यानी वित्तीय शक्तियाँ है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, वो लोकसभा के लिए रखी गई है, उसमें ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है। उसके बाद देखेंगे कि राज्यसभा की वित्त यानी विधि निर्माण से संबंधित है वो क्या शक्तियाँ हैं। तो इसमें ये है कि मान लिया हमने धन विधेयक है, तो धन विधेयक में ये होता है कि जब 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकते। लेकिन जो अन्य विधेयक है, मान लो उसमें है वो कुछ विवाद हो गया, लेकिन वो 6 महीने से वो बिल पारित नहीं हुआ, तो है वो 108 के तहत है वो जॉइंट सीटिंग भी बुलाई जाती है, यानी संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें वो अंतिम निर्णय लिया जाता है, दोनों सदन एक ही साथ कार्रवाई में बैठते हैं। तो जो अन्य बिल होते हैं उसमें है वो अमेंडमेंट के लिए कह सकते हैं या कुछ सिफारिशें कर सकते हैं और 6 माह तक अपने पास रख सकती है। अब मनी बिल में ये होता है कि वो केवल 14 दिन के लिए ही रख सकते हैं, लेकिन अन्य बिल को है वो राज्यसभा 6 महीने तक रख सकती है। अगर 6 महीने तक है वो पारित नहीं हो पाता है, तब है वो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और इसको राष्ट्रपति ये बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत है। तो यहाँ पे है विधायी शक्तियों में अगर कोई विधि का निर्माण करना है, तो यहाँ पे है राज्यसभा को भी शक्ति उतनी ही प्राप्त है जितनी की लोकसभा को, क्योंकि यहाँ पे विधेयक है वो पास होना जरूरी है,
क्योंकि धन विधेयक तो ये होता है कि वो एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो उसमें है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें धन विधेयक है वो जरूर होता है, तो वहाँ पे इसलिए है वो लोकसभा को उसमें ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई। लेकिन अन्य जगह ये कि बाकी विधेयक में राज्यसभा को भी शक्तियाँ प्रदान की गई, वहाँ से भी पास होना जरूरी है, ताकि ऐसा कोई कानून नहीं बने जो कि असंवैधानिक हो। तो उस हिसाब से है वो इन संबंधित अन्य विधेयकों में है वो राज्यसभा को भी है वो पावर दी गई है कि उसमें है वो संशोधन के लिए बोल सकते हैं या कुछ और सिफारिश कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद जब जॉइंट सीटिंग होती है, जॉइंट सीटिंग में है वो निर्णय अंतिम लिया जाता है। तो ये चीज़ें, और विधायी में ये राज्यसभा के पास भी है वो इक्वल पावर है। उसके बाद देखते हैं संविधान संशोधन। सबसे पहले देखते हैं संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में है वो इसका उल्लेख किया गया है, और अगर पार्ट इसका देखा जाए तो भाग 20 है वो संविधान में, उसमें है वो संविधान संशोधन संबंधित उल्लेख किया गया है। अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान कहाँ से लिखा है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये अदर फैक्ट है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो इस प्रावधान का भी ध्यान रखना। ये भी है वो प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। ये हालांकि कुछ फैक्ट्स है, हालांकि इसके संविधान के स्रोत वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में, ये आप उसको जाके देख सकते हैं कि कौन से देश से क्या भारतीय संविधान में स्रोत अपनाया गया है। तो ये बेसिकली था संविधान से संशोधन संबंधित। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा को इसके बारे में है वो, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो संविधान संशोधन संबंधित विधेयक है जिसमें जितनी शक्तियाँ लोकसभा को प्राप्त है उतनी ही शक्तियाँ हैं राज्यसभा को प्राप्त है संविधान संशोधन विधेयक में। यानी इसमें है वो दोनों सदनों को है बराबर शक्तियाँ प्रदान है। किसी भी यानी जैसे मान लो लोकसभा से बिल पास होकर आ गया संविधान संशोधन का, अगर उसने राज्यसभा ने खारिज कर दिया और उसको पास नहीं किया, तो वो बिल माना ही नहीं जाएगा, फिर वो बिल तब तक पास नहीं होगा। इसमें ये कि दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, और जो संविधान संशोधन संबंधित विधेयक होता है उसमें दोनों सदनों की है वो अलग अलग सहमति जरूर होती है। यहाँ पे आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन है वो 2 जगह नहीं बुलाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 108 के तहत जब राष्ट्रपति है वो कोई बिल है वो 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग में हो जाता है, उसके लिए वो ज्वाइंट सीटिंग बुला के उसको अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता है। लेकिन 2 जगह ऐसी है जहाँ पे है वो 108 लागू नहीं होता है, जो 108 के तहत आप ज्वाइंट सीटिंग किस में नहीं बुला सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, पहला संविधान संशोधन विधेयक, और दूसरा है धन विधेयक। इन दोनों में आप ज्वाइंट सीटिंग है वो नहीं बुला सकते, ये प्रावधान है। इस चीज़ का भी है वो ध्यान रखना है। ये एक तरीके से की वर्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक जिसमें दोनों सदनों से अलग अलग सहमति जरूरी है, उसमें है वो आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। दूसरा धन विधेयक है जिसमें केवल है वो लोकसभा के पास भी है वो ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ है नहीं, अधिकतम वो है 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन इसमें भी है वो ज्वाइंट सीटिंग आप नहीं बुला सकते। तो ये दोनों देखना है कि कौन से आर्टिकल में इसका जो 108 है उसके तहत न तो संविधान संशोधन से संबंधित किसी बिल पर बैठक बुलाई जा सकती है, और ना ही धन विधेयक से संबंधित किसी पर है वो 108 के तहत आप है वो ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुला सकते। इन 2 चीज़ों का है वो ध्यान रखना। अब देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो जब आपातकाल लगा होता है तब बेसिकली ये होता है कि दोनों सदनों की है वो आपको सहमति जरूरी है, दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, ना कि किसी एक सदन की सहमति से काम चल जाएगा। अगर कोई समय विघटित हो गया है, जैसे लोकसभा उसमें विघटन हो गया हो, तो उसके बाद जब नहीं बनती तब स्वीकृति, लेकिन राज्यसभा तो स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, तो इसकी सहमति है वो लेनी जरूरी होती है। तो इसमें ये कह सकते हैं आपातकालीन शक्तियों में भी दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हैं, जैसे संविधान संशोधन में भी दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हैं आपातकालीन शक्ति के संबंध में भी, और सामान्य विधेयक जो कि वित्त विधेयक या धन विधेयक ना हो तो उस मामले में है इनको बराबर शक्तियां है, और धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अब देखते हैं कि इसके अलावा है वो राज्यसभा अपना रोल का अदा करता है। तो इसमें है वो चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये होता है कि जो राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल में है वो भाग लेते हैं। और दूसरा होता है आर्टिकल 61, जिसमें कि राष्ट्रपति पर है वो महाभियोग लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी है वो, इसमें सभी सदस्य भाग लेंगे, जो राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें केवल राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो ही भाग लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ सभी वर्ड लिखा आ गया कि सभी सदस्य भाग लेते तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो तब है वो राज्यसभा के सभी सदस्य है वो इसमें है वो भाग लेंगे। इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 249 और 312। अब कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन की राज्यसभा को लोकसभा से कुछ मामलों में अधिक विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, यानी कहीं क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है कि राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो लोकसभा से विशिष्ट हो, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 आर्टिकल्स में यानी 2 मामलों में राज्यसभा को लोकसभा से भी ऊपर यानी विशेष शक्तियाँ प्रदान है। तो वो 249 ये है कि राज्य सूची के किसी विषय पर है वो अगर ज़्यादा महत्व का लगे तो उस पर राज्यसभा है वो कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा कानून है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर उस कानून को कंटिन्यू रखना है तो आप 1 साल के बाद है वो उसको फिर से है वो लागू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 249 के तहत है वो उल्लेख किया गया। दूसरा आर्टिकल है 312, जिसके तहत है वो अखिल भारतीय सेवा का आप सृजन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाँ मामला चल रहा है कि भारतीय न्यायिक सेवा को है वो लाना चाहिए, तो ये चीज़ें हैं वो 312 के तहत है वो राज्यसभा के पास है वो स्पेशल पावर है। अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो इसके तहत है जो बिल लाया जाएगा उसमें है वो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, तो मेजोरिटी इन दोनों की ध्यान रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मेजोरिटी है वो इन दोनों में जरूरी है। दोनों आर्टिकल्स के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, नहीं उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। उसके आधार पर आप नई अखिल भारतीय सेवा का भी सृजन कर सकते हैं, और राष्ट्रीय या राज्य के जो महत्व के विषय हैं उन पर आप कानून बना सकते हैं। तो ये राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ थी और कुछ कॉमन शक्तियाँ थी, और लोकसभा से भी कंपेयर कर लिया। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।